आज का अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ऐसे तो सारे चैप्टर ही लेंदी है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लॉजिक कम, बराबर रट्टा ज्यादा मारना है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये रूल्स बेस्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूले जिसको आते हैं वो ये चैप्टर सॉल्व कर जाता है। ओके ना, तो रूल्स मतलब एक सेट ऑफ फॉर्मूलेज बने हुए कि ऐसे कैलकुलेट करो, ये अमाउंट निकलेगा, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है या तो ये अमाउंट टैक्स है। ऑफ कोर्स लॉजिक है, लेकिन रूल्स बहुत सारे हैं। फॉर्मूला, तो अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये चैप्टर सेक्शन 15, 16 और 17 तीन सेक्शंस में कवर्ड है। ओके सर, ये सेक्शंस में क्या लिखे होते हैं? आप ही बता दो भाई, इन सेक्शंस में लिखा क्या होता है? इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स, और तो कुछ होता भी नहीं। हेलो, इनकम के साथ दो बातें, या तो टैक्सेबल या तो एग्जेम्प्ट। एक्सपेंडिचर के साथ दो बातें, या तो डिडक्शन या नो डिडक्शन। हेलो, अग्री? तो आ जाओ, सेक्शन 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, बराबर है। हर हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे अदर सोर्स में चार्जिंग सेक्शन क्या था? 56। यस, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15। ओके, 16 जो सेक्शन है वो सर कौन सा सेक्शन है? एक्सपेंडिचर का सेक्शन। अब एक्सपेंडिचर में क्या सोचेंगे? डिडक्शन, नो डिडक्शन। यस यस। 17 है वो इनकम का सेक्शन। का मतलब सर सारी इनकम सैलरी की कहां पर है? 17। जितनी भी इनकम्स पढ़ेंगे वो सेक्शन 17 में लिखी गई, बराबर। तो चलो पहले चार्जिंग सेक्शन देखते हैं। बहुत सिंपल, ये आपको आता भी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं सैलरीज को लेकर, देखेंगे। कौन सी इनकम को सैलरी माना जाता है? सबसे पहली चीज, तो कैन आई से एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द बॉस इज अ सैलरी, बराबर है। नाम मैटर नहीं करता, आपको कोई भी नाम से मिले, अगर बॉस से मिला तो सैलरी है कि हाँ कि ना? यस। तो देखो, वो मैं जो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं ना, वो यहां लिखा हुआ चार्जिंग सेक्शन में। तो देखो, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बराबर। वो कहते हैं इस हेड में खाली वो ही इनकम टैक्सेबल होगी जो सैलरी होगी। लेकिन सैलरी किसे कहेंगे? वो इनकम जो आपको किससे मिली है? बॉस से। मतलब इनकम देने वाले में और इनकम लेने वाले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, मालिक और नौकर का रिलेशन, सर्वेंट, बराबर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एम्प्लॉय मतलब सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर मतलब प्रिंसिपल। देयर शुड बी अ प्रिंसिपल एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मास्टर सर्वेंट यहां पे लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, अगर दो लोगों के बीच में मालिक और नौकर का रिलेशनशिप नहीं है और फिर भी इनकम मिल रही है, तो सैलरी नहीं होगी, तो वो इस हेड में कभी नहीं आएगा। लॉजिक समझा? यस। वो फिर किसी और हेड में जा सकता है, सैलरी नहीं मानी जा सकती। ओके सर। नाउ अब देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। एम्प्लॉयमेंट कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम, बराबर है। अब जॉब हमेशा फुल टाइम तो होती है, उसमें क्या एक्सप्लेन करूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन सर पार्ट टाइम, कुछ लोग है ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बराबर। स्टूडेंट्स हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं एंड कॉलेज के बाद डायरेक्टली जॉब पे चले जाते हैं, बराबर है, टू सपोर्ट फाइनेंशियली टू द फैमिली।
बराबर है। तो पार्ट टाइम बोल के ना तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं जॉब नहीं करता, तो जो मुझे पैसा मिल रहा है मेरे बॉस से, बराबर है, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम हूँ। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका जॉब पार्ट टाइम होगा ना, तो भी उसे सैलरी मानी जा सकती है। क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने। हेलो, ओके। नाउ, एम्प्लॉयमेंट कैन बी सिंगल और मल्टीपल इन द सेम पीरियड। वो कहते हैं आप लोग एक ही टाइम पे दो अलग अलग जॉब कर रहे हैं, तो भी वो जॉब ही माना जाएगा, बराबर। एम्प्लॉयमेंट कैन बी मल्टीपल, कैन बी सिंगल इन द होल ईयर, बराबर। सर इसका क्या मतलब हुआ, बताता हूँ। बहुत सिंपल है। अपना ईयर क्या है, जल्दी बोलो। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020। देखो ये क्या बोलना चाहता है। मान लो कि अप्रैल से 31 अगस्त तक मैं रिलायंस में काम कर रहा था, तो आई वॉज डूइंग अ जॉब इन रिलायंस, ओके। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था। मैंने वहां पे जॉब की। तो एक ही साल में मेरे पास सिंगल जॉब थी कि मल्टीपल जॉब्स थी? तो इनकम टैक्स कहता है आप एक ही साल में 3 बार जॉब करो, 4 बार जॉब करो, कुछ भी करो, एम्प्लॉयमेंट कैन बी मल्टीपल, कैन बी सिंगल, बराबर, डजंट मैटर। एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द बॉस इज अ सैलरी, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। जो जो चीजें हाईलाइटेड है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सर इसका क्या मतलब हुआ, बताता हूं। हर एक चीज का मीनिंग समझ लो। नाउ, सैलरी चैप्टर, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है सेक्शन 15 कि सैलरी आपको कैसे टैक्सेबल होगी मालूम है? अक्रूड, अक्रूड मतलब ड्यू, और अर्न, आपने कमा लिया है पर पैसा मिलना बाकी है, और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। इसका क्या मतलब हुआ सर, बताता हूं। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, नॉर्मल लाइफ में पहले इनकम कमाते हैं कि पहले पैसा मिलता है? पहले तो ये बताओ। हाँ, फर्स्ट यू अर्न एंड देन यू रिसीव, नॉर्मल रूल तो यही है, बराबर है। तो हमेशा अक्रूड ही अर्लियर होता है, ऑलवेज। सर ऐसे कैसे? अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं। आई एम एन एम्प्लॉय इन प्रोविंग सीएस, तो प्रोविंग सीएस इज माय एम्प्लॉयर and I am the employee. So anything I receive from Provings, can I say it's a salary for me? Yes. ठीक है। अभी which month is going on? चलो एग्जांपल ले लो। मान लो कोई भी एक महीना ले लो, बोलो कौन सा महीना पकड़ू? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जल्दी बोलो। चलो नवंबर पकड़ लो। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मैं पूरा महीना जॉब करूंगा, तो मुझे नवंबर की सैलरी कब मिलेगी? दिसंबर में। सबको अगले महीने सैलरी मिलती है, तो कहने से 5 दिसंबर तक मुझे सैलरी मिलेगी। तो सैलरी रिसीव्ड कब हुआ? दिसंबर में। और मालूम है कमाया कब? 30 नवंबर को मेरा सैलरी अक्रूड हो गया था। पूरा महीना काम करने के बाद आखिरी महीने की आखिरी डेट पे है ना, मेरी सैलरी ड्यू हो जाती है, लेकिन बॉस मुझे 5 दिन के बाद ही पे करता है, उसमें पूरा मंथ बदल जाता है। तो विच इज अर्लियर सिचुएशन? हाँ, तो अर्लियर के टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगा।
अग्री? तो हमेशा अक्रूड पहले ही होता है, रिसीव्ड बाद में ही होता है। अग्री? पहले पूरा काम करके देते पूरा महीना, तब जाके बॉस सैलरी देते। Am I करेक्ट? सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो ऑलवेज नॉर्मल सिचुएशन ये है, पहले इनकम कमाई जाती है, फिर पैसा मिलता है। तो हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में अक्रूड इज अर्लियर ओनली। ओके? लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। अपना करंट ईयर है 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22। ओके? नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 22 टिल 31 मार्च 23। इस तरीके से चलेगा? यस। तो मेरी बात सुनो, मैंने मार्च, इस साल का आखिरी महीना, मैंने पूरा मार्च मंथ काम किया। हेलो? ठीक है? मार्च में आई वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। ठीक है? मान लो कि मेरे घर में कोई हॉस्पिटल में बीमार था एंड आई वॉज इन नीड ऑफ फंड। ठीक है? तो अब मैं अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं किससे मांगूंगा पैसा? बॉस से। तो मान लो कि मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो मार्च का तो मुझे सैलरी मिलेगा ही, वो छोड़ दो। मैं मेरे बॉस के पास आता हूं, मार्च मंथ इज गोइंग ऑन। हाँ, मेरे बॉस को बोलता हूँ, सर मुझे ना 2 लाख रुपए की, आई मीन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, बराबर है, आई नीड 2 लाख रुपीज। मतलब मैं अपने बॉस को बोलता हूँ, अगले साल का है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 50,000, 50,000, 50K, 50K, 2 लाख रुपीज मुझे आज ही दे दो। नाउ दिस इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। हेलो? क्या कहते हैं? हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आई एम हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद माय बॉस, बराबर, सालों से काम कर रहा हूँ। बॉस बोलता है, प्रवीण तू कहाँ भागा जा रहा है यार, लेके जा 2 लाख रुपए मुझसे। उन्होंने मुझे मार्च में ही 2 लाख रुपए दे दिए। मतलब मेरी बात सुनना, अगले साल की, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सैलरी उन्होंने मुझे इसी साल दे दी। अब सवाल यह है कि 2 लाख पे कौन से ईयर में टैक्स भरोगे? 21, 22 कि 22, 23? 21, 22। बट वाई? ए सुन, ये रिसीव्ड हुआ, लेकिन अक्रू कब होगा? जब आप काम करके दोगे। वो तो अगले साल ही काम करके दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है, प्रवीण विच इज अर्लियर। तो हाँ, तो अगर आपने अगले साल का सैलरी भी इस साल एडवांस ले लिया ना, उस केस में रिसीव्ड पहले हो गया, तो आपको करंट ईयर में टैक्स लगेगा। अब तुम बोलोगे, लेकिन सर ये तो अगले साल का सैलरी अगले साल में टैक्सेबल इनकम में आएगी। गवर्नमेंट ने रूल्स क्या बनाए? अक्रूड और रिसीव्ड, विच एवर इज अर्ली। तूने एडवांस सैलरी पहले ही ले ली, काम तू बाद में करके देगा, पैसा मिल गया तो अर्लियर पैसा मिल चुका है, टैक्स भर दो। बहुत सिंपल है। हेलो? समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड यू, अक्रूड और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले कमा लिया है, पैसा बाद में आने वाला है, तो कमाने पे टैक्स भर दो। और अगर पहले पैसे ले लिए हैं, काम बाद में करके दोगे, तो ड्यू बाद में होगा, तो भी आप टैक्स भर दो, इफ यू रिसीव योर इनकम। ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। एनी डाउट्स? ओके। अब लास्ट पॉइंट आपके भी आप पे लेते हैं, आपके ऊपर लेते हैं। मान लो कि आप सीएस बन चुके हो। सुनना, यू हैव बिकम सीएस, बन ही जाओगे, बराबर, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तुम सीएस बन चुके हो। अब सीएस बनने के बाद है ना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रैक्टिस करो, या तो आप जॉब करो। हेलो? ठीक है? नाउ अब मेरी बात सुनना, स्टूडेंट वो बिकम नाउ सीएस, ओके, मैं स्टूडेंट नाम ले रहा हूं, एंड प्रवीण, स्टूडेंट एंड प्रवीण,
ओके, एग्जाम्पल ए एंड एग्जाम्पल बी। सुनना, मान लो कि आप मेरे पास जॉब करने के लिए आते हो, ठीक है, मैं आपको हायर कर लेता हूं 50,000 पर मंथ पे, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। तो आई गोइंग टू पे यू 50,000 पर मंथ। हेलो, ओके। दूसरे केस में मान लो कि आप प्रैक्टिस करते हो, बराबर है, आई एम बिकमिंग योर क्लाइंट और मुझे कुछ कंपनी वगैरह फॉर्म करनी है, कुछ कंप्लायंसेस है, बराबर है, तो मैं आपको बोलता हूँ यार मेरे को है ना, मेरे को कंपनी फॉर्म करके दो, एमओए एओए, बराबर, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, गुमस्ता, जो फॉर्मेलिटीज है सब कंप्लीट करो। तो आप मुझे बोलते हो प्रवीण सब हो जाएगा, मेरी फीस होगी 50,000। मैं बोला डन, 50,000 रुपए दिए तुझे। अब ए ऑप्शन में भी आई एम गिविंग यू 50,000, बी ऑप्शन में भी आई एम गिविंग यू 50,000, बराबर। कैसे पता चलेगा कि 50,000 सैलरी है कि आपकी प्रोफेशनल फीस है? हम्म, मैं चाहूं तो तुम्हारा बॉस बन सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हारा क्लाइंट बन सकता हूं, फीस मान लो 50,000 ही है। तो गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करता है, या आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि यार ये 50,000 अगर ये सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाएगा, तो और अगर ये फीस है तो फिर सैलरी में नहीं जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बराबर। अब आपका मेरा रिश्ता बॉस और सर्वेंट का है, या आपका मेरा रिश्ता क्लाइंट और प्रोफेशनल का है? मतलब हाउ यू विल गोइंग टू डिस, हाउ गवर्नमेंट विल गोइंग टू कम टू, या हाउ यू विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट? यही तो बात है। देखो प्रैक्टिकल चल रहा हूं मैं, आप ही को सामने रखा है, तो मेरी बात सुनो। देखो आप कुछ तो सोच रहे सर बॉस ने टैक्स डिडक्ट करके दिया, टैक्स सब जगह डिडक्ट होता है, फीस में से भी टैक्स डिडक्ट होगा, तो आप टैक्स डिडक्शन की, तो टैक्स डिडक्शन या कितना टैक्स लगेगा वो सब साइड में रखो, वो अभी पॉइंट ही नहीं है अपना। हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा एग्जाम्पल में प्रवीण बॉस है और कौन सा एग्जाम्पल में प्रवीण क्लाइंट है? बस गवर्नमेंट को भी वही कंफ्यूजन, कैसे कोई डिसाइड करे? अब मेरी बात सुनना, ये डिपेंड करता है कि प्रवीण और स्टूडेंट के बीच में, मतलब दो पार्टीज के बीच में, इनकम देने वाले के और इनकम लेने वाले के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बुक्स में देखो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज अ सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज पीजीपी। तो अगर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन हुआ है, सैलरी मान लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब आप बन गए मेरे एम्प्लॉई और मैं बन गया आपका एम्प्लॉयर, तो ये इनकम आपके लिए सैलरी इनकम है। लेकिन हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ऑफर फॉर का ही डिफरेंस है, तो आप बन गए प्रोफेशनल, मैं बन गया आपका क्लाइंट। तो ये जो पैसा मिला है ना आपको, ये सैलरी नहीं, इसे फीस कहेंगे, और ये आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टैक्स, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस। मैं तुम्हारा मालिक हूं कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूं, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। ये आपके लिए एमसीक्यू है। इफ contract of service has been signed between two person, then the income will be taxable under dash head। बोलो, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बात है, अरे समझ में आया? तो फिफ्थ पॉइंट यही था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एनी डाउट? हेलो, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस
मैंने ना डिस्टिंग्विश लिखा है, बराबर। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आप पढ़ते रहना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, वो यही सब घिसा पीटा लिखा है, देखो, एम्प्लॉय टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर, बराबर है। नाउ एम्प्लॉयर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज वर्क एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी इनकम आएगी। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी और अदर सोर्स। अगर आपका पार्ट टाइम बिजनेस है, आप उसको अदर सोर्स भी दिखा सकते, बराबर। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज इज नॉट, मतलब डिस्टिंग्विश कोई एमसीक्यूज नहीं आते, बस खाली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पे एमसीक्यू। एनी डाउट्स इन दिस? इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? ठीक है, तो इसका मतलब सैलरी का मीनिंग समझ गए। एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द बॉस इज अ, ठीक है। तो अब अगर आप समझ गए हो तो आ जाओ एमसीक्यूज करें। एग्जाम में 4 मार्क के लिए आया हुआ है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? पहले इंट्रोडक्शन पे ही एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर आपने वो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो मैं ये समझ लूंगा कि आपको सैलरी का मीनिंग समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप, 8 एमसीक्यूज सॉल्व करो। चलो जल्दी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो फटाफट। कुछ इनकम्स दी हैं, आपको सिर्फ हेड्स देखना है, ये सैलरी है या नहीं है। अगर ये सैलरी तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, और अगर ये सैलरी नहीं है तो किसी और हेड में जाएगा, तो वो हेड सिलेक्ट करो। अब नाउ यू आर मैच्योर्ड इनफ टू सिलेक्ट द हेड्स। चलो जल्दी, ओके तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, यू चेक इट आउट। सॉल्व कर लिया होगा। पेपर सेटिंग फीस रिसीव्ड बाय द कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। बोलो, एक कॉलेज का प्रोफेसर है, उसको पेपर सेटिंग फीस मिली है मुंबई यूनिवर्सिटी से। क्या कॉलेज प्रोफेसर और मुंबई यूनिवर्सिटी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नो। तो ये सैलरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉलेज का प्रोफेसर है तो कॉलेज उसका बॉस होगा, लेकिन इससे कमाया किससे? मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो इट इज अदर देन एम्प्लॉयर। तो भाई कहां टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलो। अदर सोर्सेज। अब या तो बिजनेस में जाए या अदर सोर्स में जाए। पेपर सेटिंग फीस बिजनेस कैसे हो सकता है? बराबर है, साल में 2 ही बार तो पेपर सेट करने होते हैं, तो अदर सोर्स। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। सर हम लोगों ने अदर सोर्स का चैप्टर पढ़ लिया है, ये आइटम आपने कहीं पढ़ाया नहीं सर। मैं बताता हूं। डी डब्ल्यू रामू फकीर जी का आर लास्ट वाला रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर लिखवाया था। हेलो, तो ये उधर फिट होता है। अच्छा, सेकेंड, पेपर सेटिंग फीस रिसीव्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर फ्रॉम कॉलेज। हाँ, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। कॉलेज का प्रोफेसर है तो कॉलेज मालिक हुआ, प्रोफेसर नौकर हुआ, मालिक नौकर का रिलेशनशिप है, सैलरी मानी जाएगी। ओके, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर को अपने फर्म से सैलरी मिली है, नाम दिया है सर, कौन से हेड में जाएगा? क्या ये सैलरी है? नहीं, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट। सर हाउ कम सैलरी वर्ड यूज हुआ है? पहली बात बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, मियर वर्ड सैलरी डज नॉट मीन सैलरी।
आप कहीं पे भी सैलरी नाम लिख दें, किसी भी इनकम को सैलरी नाम दे देने से वो सैलरी नहीं बन जाएगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और आप किसी भी सैलरी को कोई भी नाम दे दो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सैलरी ही मानी जाएगी। हेलो, तो नेम डजंट मैटर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। तो सर इसमें नहीं है, अरे नहीं है, पार्टनर तो मालिक हो गया ना यार, ये तो ओनर है और बिजनेस है, तो पार्टनर तो मालिक होता है, नौकर कब से होने लगा? तो देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ही हिमसेल्फ रन द बिजनेस, बराबर। तो उसके लिए सैलरी बोल के भी पैसा निकाला ना, उसके लिए बिजनेस इनकम ही है, इट्स अ बिजनेस एंड प्रॉफिट। सैलरी रिसीव्ड बाय MP MLA फ्रॉम गवर्नमेंट, MP MLA को गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, बताओ ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप सैलरी कहते हो तो आप गलत हैं, इट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर हाउ कम? अरे यार ये तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, अदर सोर्स पढ़ा था ना, DW राव फकीर जी का M, इनकम ऑफ MP MLA, उसमें सैलरी भी था और डेली अलाउंस भी था, और मैंने आपको उधर ही समझाया था ये वर्ड सैलरी है, बट मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में मालिक और नौकर का रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका एक्चुअल नाम है होनोरेरियम। तो mere word salary does not mean salary. There is no employer and employee relationship between ministers and government. गवर्नमेंट ने इन MP MLAs को अपॉइंट नहीं किया है, पब्लिक से चुनकर आए हैं, दे आर द वॉलंटियर्स, दे डज नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट, दे हिमसेल्फ रन द गवर्नमेंट। हेलो, तो ये अदर सोर्स है, इवन तो सैलरी वर्ड यूज हुआ है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस फ्रॉम गवर्नमेंट, ये हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको गवर्नमेंट से ही पैसा मिलता है, बराबर है, दे यूज द वर्ड रेम्यूनरेशन। हाँ जी, तो जजेस की इनकम कौन सी इनकम मानी जाए, मतलब जजेस को कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी? इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जजेस आर द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज एन एम्प्लॉयर, देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बराबर। तो जजेस आर द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनको कुछ भी पेमेंट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, वो सैलरी है। क्या बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड बाय एजेंट फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल, एक एजेंट को अपने प्रिंसिपल से कमीशन मिल रहा है, तो एजेंट की इनकम ही कमीशन होती है, बताओ ये सैलरी है कि नहीं है? क्या प्रिंसिपल एजेंट के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? अगर हाँ तो वो कमीशन सैलरी है, अगर दोनों के बीच में मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी नहीं हो सकती, वो आप डिसाइड करो। यस, द करेक्ट आंसर इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड, ऐसे कैसे गाइस? एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में मालिक नौकर का रिलेशनशिप थोड़ी होता है यार, प्रिंसिपल इज अ क्लाइंट, तो एजेंट के लिए कमीशन कमाना बिजनेस हुआ, इट्स अ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, इसको ऐसे पकड़ो, मान लो कि आपको अपना कोई प्रॉपर्टी बिकवाना है, आप किसको अपॉइंट करोगे? एजेंट को। तो आपने अगर एजेंट को अपॉइंट किया तो आपका नौकर बन गया? नो, वो अगर घर बिकवाएगा तो कमीशन लेगा, नहीं बिकवाएगा तो कमीशन नहीं लेगा, बराबर है। तो इफ यू आर अपॉइंटिंग एनी एजेंट, दैट डज नॉट मींस यू बिकम अ बॉस एंड ही बिकम योर एम्प्लॉय, उसके पास तुम्हारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए तो बिजनेस है, तो जो तुम कमीशन पे करोगे उसके लिए बिजनेस इनकम होगी, थोड़ी सैलरी होगी, तुम थोड़ी मालिक बन जाओगे उस एजेंट के। 7, फीस रिसीव्ड बाय एडवोकेट जनरल फ्रॉम गवर्नमेंट,
एडवोकेट जनरल फ्रॉम गवर्नमेंट। अब क्या है, आपको क्या लगता है, बोलो। आप कुछ सोचेंगे सर हमको तो एडवोकेट जनरल का मतलब ही नहीं पता। एडवोकेट जनरल को गवर्नमेंट से कुछ भी मिल रहा है। फॉर एडवोकेट जनरल इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज अ क्लाइंट ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी है ना लीगल एडवाइजर अपॉइंट करते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स, बराबर है। तो गवर्नमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है कि लॉ में लिखा है क्या। कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिसीज लेकर आते हैं इंडिया में, उनको लॉ तो पता ही नहीं होता। मोदी जी को सारे लॉ पता है क्या? ही नो हाउ टू रन द कंट्री, ही इज अ मास्टरमाइंड, ही इज स्ट्रेटेजिस्ट, सब नॉलेज होगी। लेकिन लॉ की नॉलेज, तो अगर उनको कुछ भी चीज अनाउंसमेंट करनी है या कोई नया रूल्स लेकर आना है, तो पहले उनको लीगल एडवाइजर चाहिए ना, भाई हमारे लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है ये तो बदनामी हो जानी है। हेलो। तो एक लॉयर और लीगल एडवाइजर सबको चाहिए होता है बिफोर दे टेक एनी डिसीजन फॉर द कंट्री। तो फीस लेते हैं, बराबर, वो नौकर नहीं होते गवर्नमेंट के। एट, इनकम रिसीव्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम कंपनी। बताओ, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी से कुछ भी इनकम मिल रही है, अब इनकम इज ए जनरल वर्ड, बताओ वो इनकम सैलरी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इट इज अ सैलरी, इज अ सैलरी। एमडी मतलब फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज, कंपनीज आर द एम्प्लॉय। अब समझा? वो एक लाइन खाली पढ़ना आसान है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशंस को समझो। एनी डाउट्स?